हेलो, वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है। आज की जो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए और बीएससी सेकंड ईयर पार्ट सेकंड ईयर का पेपर सेकंड मानव भूगोल का आगे अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है मानव प्रजातियों के विकास। इस टॉपिक में से परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन बन के आता है। देखो क्वेश्चन, मानव प्रजाति के विकास के कारण पर टिप्पणी लिखिए। मानव प्रजातियों के विकास के कारण पर टिप्पणी लिखिए। अब देखो, ये मानव प्रजातियों के विकास के जो कारण है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें मुख्य चार कारण हैं। चार कारण, वो चार कारण कौन से हैं? फर्स्ट देखो, जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन पहला है। फर्स्ट हो गया जलवायु परिवर्तन। इसके अंदर पहले स्थिति को डिस्कस कर देते हैं या चारों को लिख देते हैं। सेकंड है ग्रंथि रसों के द्वारा परिवर्तन। दूसरा है ग्रंथि रसों के द्वारा परिवर्तन। तीसरा है छांट और जैविक परिवर्तन। छांट व जैविक परिवर्तन। छांट और जैविक परिवर्तन। प्रवास द्वारा प्रजातियों का विकास। फोर्थ है प्रवास द्वारा प्रजातियों का मिश्रण। मानव प्रजाति विकास के ये चार कारण हैं। कौन सा है? जलवायु परिवर्तन। दूसरा है ग्रंथि रसों, जो मानव शरीर में ग्रंथियां होती है उनके द्वारा। छांट है जैविक परिवर्तन। प्रवास द्वारा प्रजातियों का मिश्रण, प्रवास के द्वारा प्रजातियों का मिश्रण की। तो ये चार। तो आप देखो इन चारों का आप नोट कर लीजिए। पहला देखते हैं। अब देखो इसमें एक टॉपिक है मानव प्रजातियों में शारीरिक रचना के बाहरी गुणों में अंतर उत्पन्न करने वाले कई कारण हैं। तो उनमें से ये चार कारण हैं, यानी बाह्य संरचना में, मेन रूप से बाह्य संरचना में परिवर्तन होगा। उनके मुख्य कारण है और वो कारणों में से मुख्य चार कारण हैं। वो चार कारण इस प्रकार से हैं। इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है? मानव प्रजातियों का विकास प्राचीन युग से तब हुआ था जब उसके ऊपर में ऐसी प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता था, यानी प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता था। जैसे शक्तियां पशुओं के विकास को नियंत्रित करती थी। इन प्राकृतिक शक्तियों में सबसे अधिक प्रभावशाली क्या था? जलवायु। एशिया महाद्वीप में जीवधारियों के विकास में जलवायु का कितना प्रभाव रहा? वैज्ञानिकों ने विश्लेषण करके बताया कि किस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप की जलवायु है वो कितनी प्रभावशाली है प्रजातियों के ऊपर। तो देखो प्लीस्टोसीन युग है। अब इसको मैं मिटा देता हूं तो आपको चलिए होगा पहला कारण चलेगा। प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग में 5 बड़े युग थे। इसमें वैज्ञानिक बताते हैं कि जो प्लीस्टोसीन युग था इसमें 5 बड़े हिम युग हुए। हिमयुग हुए आए या हुए, यानी प्लीस्टोसीन युग इसमें 5 बड़े हिमयुग गए। उसके अनुसार किस किस प्रकार से चेंजेस हुआ। अब यहाँ पे एक वैज्ञानिक है टेलर। उन टेलर का मतलब टेलर के अनुसार टेलर ने
प्रजाति, समस्त मानव प्रजाति का विकास मध्य एशिया में हुआ। टेलर क्या बोल रहा है कि समस्त मानव प्रजाति का जन्म मध्य एशिया में हुआ। ये कौन बता रहा है? टेलर। टेलर महोदय ने क्या बोल रहा है कि समस्त मानव प्रजाति का जन्म कहां हुआ है? मध्य एशिया के अंदर हुआ है। कहां हुआ है? मध्य एशिया के अंदर बता रहे हैं सर मान। अब यहाँ पे टेलर क्या बोल रहे हैं? तब यहाँ की जलवायु कैसी होगी? तब यहाँ की जलवायु गर्म होगी, गर्म हुई होगी, यानी गर्म थी या गर्म हुई होगी उस टाइम में। अब उस काल में मध्य एशिया एक स्टेपी प्रदेश था। उस काल में मध्य एशिया क्या था? स्टेपी प्रदेश था। स्टेपी प्रदेश था जिसके उत्तर में वन मिट्टी थी तथा दक्षिण में पहले रेगिस्तान और फिर वन थे। यानी उत्तर में क्या थी? पहले रेगिस्तान और फिर वन थे। उस काल में आदिम लोग सब शिकारी थे। अब इस काल में जो पहले के लोग थे वो क्या थे? आदिम लोग थे। वो क्या करते थे? शिकारी थे, शिकार थे तथा अपना जीवन निर्वाह करते थे। हिमयुग के आरंभ होने पर वन तथा स्टेप प्रदेश दक्षिण की ओर खिसक गए और जैसे ही हिमयुग में चेंजेस हुआ वो दक्षिण की तरफ खिसक गए। मनुष्य भी भोजन सामग्री के प्रदेशों को खिसकने के कारण दक्षिण की ओर। अब जैसे भोजन सामग्री खिसक गई तो वो भी क्या गया? दक्षिण की तरफ खिसक गया, दक्षिण की तरफ खिसक गया। हजारों वर्षों के बाद जलवायु ठंडी धाराएं धीरे धीरे समाप्त हो गई तथा मध्य एशिया में गर्म जलवायु होने लगी। गर्म जलवायु होने लगी तो गर्म जलवायु के बाद में वनस्पति तथा जंतुओं की पेटियां उत्तर की तरफ वापस खिसक गई। ये बताया जाता है। दक्षिणी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जलवायु बहुत अधिक गर्म हो गई थी। प्रजाति की शारीरिक संरचना पर इसका प्रभाव पड़ा। जितनी भी ये चेंजेस हुआ जलवायु वो किसके ऊपर पड़ा? उनकी शारीरिक संरचना पर इसका प्रभाव पड़ा। ये देखा जाता है। जो लोग उष्णकटिबंधीय में ठहरे थे वे काले रंग के तथा लंबे हो गए तथा इनके सिर तथा होठ, जो होठ है वो मोटे हो गए, बहुत बड़े हो गए तथा बाल है उनके अलग घने प्रकार से हो गए तथा जो बिल्कुल मध्य एशिया में रह रहे थे पहले उनका रंग जो काला था वो कैसा हो गया? गोल्ड या उजला कलर में हो गया जो पहले से वहां पे थे। उष्ण प्रदेशों में रहकर निग्रो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के सारे लक्षण जलवायु के अनुसार विकसित हो गए, समय के अनुसार बदल गए। इस प्रकार जलवायु का प्रभाव आने वाली संततियों में भी वंशानुक्रम के अनुसार चलता रहा। यानी जैसे जैसे धीरे धीरे ये चेंजेस हुआ वो उनके वंशक्रम के अनुसार आगे से आगे चलता रहा। इस प्रकार हिमयुग के आगमन पर मनुष्य दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तथा अफ्रीका की ओर तथा पश्चिम में तथा पूर्व में अलास्का से होते हुए अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका तथा फिर धीरे धीरे 6 मानव प्रजातियों का विकास हुआ है। यानी इस कालक्रम के अनुसार इन प्रजातियों का विकास हुआ। ये किसने बताया? ये जलवायु परिवर्तन के अनुसार। यानी पहले जलवायु ऐसे बताते थे गर्म थी, फिर ठंडी हो गई, फिर वापस गर्म हो गई। उस टाइम में इन प्रजातियों का विकास हुआ और जहां पे विकसित हुई वहां पे प्रजातियां बाहर की तरफ फैलती गई और धीरे धीरे इनका विकास हुआ। अब आगे वाला पॉइंट है वो देखो। पहला कंप्लीट हो गया है। उसके बाद है दूसरा ग्रंथि रसों का प्रभाव। सेकंड टॉपिक है ग्रंथि रसों का प्रभाव। अब ग्रंथि रसों का प्रभाव यह है, इसमें शरीर में क्या होता है? जलवायु उत्तेजना का प्रभाव मनुष्य के शरीर में निकलने वाले जो ग्रंथियों पर होता है और ग्रंथियां क्या करती है? विशेष प्रकार के हार्मोनों का स्त्राव करती है। अब इसमें अनेक प्रकार के हार्मोन हो सकते हैं। जैसे एक वैज्ञानिक था ऑथर की वैज्ञानिक था, मानव भूगोल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने ग्रंथि रसों पर जो रासायनिक तत्व उत्पन्न करती है जो ग्रंथियां उनका प्रभाव, तो इनमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है जो अपने शरीर में जिनका बायोलॉजी में करते हैं, तो उनमें
जूलॉजी के अंदर, उनमें आती है जैसे पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। ये अनेक प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, थाइमस ग्रंथि है, पीनियल काय ग्रंथि है, ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां है। इनके आधार पर उन्होंने बताया कि जो इनसे उत्पन्न होने वाला रस है, उत्पन्न होने वाली जो हार्मोन्स है, उसके कारण भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसमें देखो कौन कौन सा है, जैसे पीयूष ग्रंथि के प्रभाव से इन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो कद है वो प्रभावित होने लग गया। छोटे कद तो अलग प्रकार का कद हो गया। उसके बाद भी इन्होंने एड्रिनल ग्रंथि का जो बताया, उसके अनुसार इस ग्रंथि के प्रभाव से व्यक्ति के संवेग परिवर्तन तथा डर वगैरह तो आदि पे तंत्रिका आवेग तो ये नियंत्रण में आता है। साथ साथ बदलता है। थायराइड ग्रंथि अगर छोटी रह जाती है तो मनुष्य का कद छोटा रह जाता है, ऐसे बताया जाता है, तथा गले में सूजन वगैरह बता दी जाती थी कि यहाँ से बिल्कुल फूल जाता था। इसके बाद में तो ये मंगोल प्रजाति के मनुष्यों का लक्षण बताया यहाँ पर कि मंगोल प्रजाति इस प्रकार की होती है। अफ्रीका की पिग्मी जो बुशमैन होते हैं वो हॉटेंडेड प्रजाति के छोटे कद वाले थे। अब जलवायु गर्म लगातार एक युग में हुई, फिर दूसरे युग में ठंडी हो गई थी। इस परिवर्तन के से ग्रंथियों के जो हार्मोन है, अब जैसे जलवायु पहले ठंडी थी फिर गर्म हो गई, तो इसमें क्या हुआ, हार्मोन जो परिवर्तन है वो उसके शरीर पे पड़े। जो हार्मोन परिवर्तन हुआ वो मनुष्य के शरीर पे पड़ा। इससे क्या हुआ, निग्रो मेडिटेरियन प्रजाति बनी, तथा उसके बाद जलवायु शुष्क हो गई, तथा जो प्रजातियां थी उनका जो सिर है वो चौड़ा होने लग गया, तथा बाल है वो सीधे होने लगे। तो इसमें अल्पाइन प्रजाति तथा मंगोलाइड प्रजाति का विकास हुआ इसके अनुसार। अब तीसरा है क्षार तथा जैविक परिवर्तन। तीसरा बताते हैं, ये था दूसरा। तीसरा है क्षार तथा जैविक परिवर्तन। क्षार तथा जैविक परिवर्तन में देखो, इसमें क्या होता है, किसी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके वंश तत्वों में मिल जाते हैं। उसके जो मूल लक्षण है, शारीरिक लक्षण है, मूल शारीरिक लक्षण है, वो किस में मिल जाते हैं, वो उसके वंश तत्वों में मिल जाते हैं। वंश तत्वों में मिल जाता है, मिल जाता है। ये आगे की वीडियो में ये एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, फिर चौथी पीढ़ी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे गमन होते रहते हैं, जिसके कारण शरीर में चेहरे की आकृतियां बदल गई है। और इससे क्या हुआ, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और क्या हुआ, चेहरे की आकृति है वो बदल गई है। देखो, आरंभिक काल में मानव बिना किसी परिवर्तन के मौजूद था। उसके बाद में वास्तव में प्रत्येक वर्ग में लक्षण के अनुसार और प्रकृति के अनुसार, प्रकृति की जो छांट है, प्रकृति की विशेष प्रकार की जो उसके अनुसार में परिवर्तन हो रहे हैं। छांट का सबसे मुख्य प्रवास है। छांट का जो मुख्य कारण है वो क्या है, प्रवास। प्रवास को बताया जाता है इसका मुख्य कारण। विशाल मानव वर्ग में विभिन्न प्रकार के स्वभाव और बुद्धि बल होते हैं। अब इसके अनुसार जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशराम की जो प्रजाति है वो बदलती रहती है। तो यहाँ पे जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है, बुद्धि, वो भी परिवर्तन होती रहती है, यानी हल्की बुद्धि। तो इसमें बहुत, अब मानव वर्ग का प्रवास होता है तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आती है, और इन बाधाओं को पार भी करना पड़ता है उसको। ये कमजोर व्यक्तियों को छोड़ देते हैं और दूसरों को व्यक्तियों को आगे बढ़ा देते हैं। इस प्रकार दीर्घकालीन प्रवास में शारीरिक लक्षण विभिन्न प्रकार के उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखो, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मेडिटेरियन जो प्रजाति थी उसके प्रवास करके उत्तरी अमेरिका और एशिया की तरफ गई, तथा पोलिनेशिया गई और वहां उन प्रदेशों में दीर्घकालीन निवास किया, वहां पे रुकी, और उसके बाद में वहां पे क्या हुआ, शारीरिक लक्षण में निसरक कुछ परिवर्तन दिखे। यानी ये प्रजाति अमेरिका वगैरह गई, पोलिनेशिया, और वहां पे उसने देखी तो उसकी
इनकी बालों की आकृति, इनका चेहरे का रंग और इनका कद, तो ये अलग अलग चेंजेस हुए। इसके बाद देखते हैं प्रजाति, चौथा है प्रजातियों का मिश्रण। और है प्रजातियों का मिश्रण। देखो, प्रजातियों का मिश्रण, प्रवास के द्वारा प्रजातियां विभिन्न महाद्वीपों को जाती है। ये तो आपको विशेष प्रकार से पता है कि किसी उद्देश्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रजातियां जाती है, तो उनमें क्या हो जाता है, कभी आक्रमण के लिए, कभी उपनिवेश बसाने के लिए प्रजातियां मिलती रहती थी। यानी भूतपूर्व में भी ये देखा जाता है, तो कभी उपनिवेश के कारण, कभी प्रवास के लिए यानी महाद्वीप बसाने के लिए उस क्षेत्र में, पारस्परिक संबंध में विभिन्न प्रजातियों के धीरे धीरे विवाह संबंध में हुए, विवाह संबंध हो गए और काली और गोरी प्रजातियां आपस में मिक्स हो गई, और यही क्या कहलाता है, प्रजाति मिश्रण कहलाता है। इसका एक उदाहरण है अमेरिका की जो नॉर्डिक प्रजाति है और अल्पाइन प्रजाति और नेग्रिन प्रजाति की। अमेरिका की जो नॉर्डिक प्रजाति थी, नॉर्डिक प्रजाति प्लस दूसरी प्रजाति कौन सी थी, अल्पाइन प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति थी। ये दोनों मिलकर क्या हुआ, ये दोनों प्रजातियों का जब मिश्रण हुआ तो क्या बनाया, निग्रोइड, निग्रोइड प्रजाति उत्पन्न हुई। ये नई प्रजाति हो गई, प्रजातियों का मिश्रण होकर नई प्रजाति बन गई। उपरोक्त कारणों से विश्व की विभिन्न मानव प्रजातियों का विकास हुआ। जो उपरोक्त कारण है इसके अनुसार ही मानव प्रजातियों का धीरे धीरे विकास हुआ और धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। और जलवायु का जो प्रजाति विकास के जो मुख्य कारण है, ये चारों ही रहे हैं। तो आप पहले इन चारों का लिखोगे एक जगह और फिर इनका वर्णन करोगे। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी मानव प्रजातियों का। वो क्वेश्चन इस प्रकार है, देखो, आप लोग साथ के साथ इसको लिखो या आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। तो वो प्रश्न इस प्रकार है, मानव प्रजातियों के विकास, मानव प्रजातियों के विकास संबंधी ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत, का प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या की। मानव प्रजाति के विकास संबंधी ग्रिफिथ टेलर का प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का जो आंसर है वो अपन इसकी व्याख्या करते हैं। वो देखो इस प्रकार, ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में, ग्रिफिथ टेलर ने 1919 में मानव प्रजातियों के उद्भव और विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और जिसे मानव प्रवास कटिबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, इनकी जो मानव प्रजातियां थी उस सिद्धांत के माध्यम से ये क्या कहना चाहते थे कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति व विकास, उत्पत्ति और विकास की व्याख्या काल और क्षेत्र के अनुसार
करना चाहते थे। क्षेत्र के अनुसार किया, यानी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति व विकास की व्याख्या काल और क्षेत्र के अनुसार, इसके अनुसार काल और क्षेत्र के अनुसार किया है। इसके बाद में देखो इन्होंने बताया कि सभी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति महा हिमयुग जो प्लास्टोसीन युग से पहले ही हो चुकी थी। इन्होंने समस्त मानव प्रजाति का उद्गम प्रदेश मध्य एशिया, समस्त जो मानव प्रजाति है, समस्त मानव प्रजाति उसका उद्गम इन्होंने कहां को बताया? मध्य एशिया। मध्य एशिया, जो मध्य एशिया के क्या कैस्पियन सागर के समीपवर्ती इन्होंने बताया कि मानव प्रजातियों की उत्पत्ति कहां पे होती? मध्य एशिया में सर्वप्रथम यहाँ पे होती। ये एक वैज्ञानिक के कथन के अनुसार है, जिस प्रकार तो अलग अलग जगह पे संसार में 2-3 जगह बताइए मानव प्रजातियों की उत्पत्ति। अब टेलर के अनुसार देखो, टेलर के अनुसार आदिकाल में जब मध्य एशिया की जलवायु मानव निवास के योग्य थी, वहां सर्वप्रथम नेग्रेटिव प्रजाति का विकास हुआ। वहां पे नेग्रेटो प्रजाति का विकास हुआ। नेग्रेटो प्रजाति का विकास आपको बताया जा रहा है सर्वप्रथम। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन हुआ और वहां की जलवायु अति शीतल हो जाने पर वहां के मानव प्रवास से बाहर की ओर गए और पुनः अंतर जलवायु मानव निवास योग्य होने पर वहां पे दूसरी प्रजाति, पहली प्रजाति नेग्रेटो बनी और जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन के बाद यह क्या है? बाहर की तरफ स्थानांतरण हो गई, बाहर की तरफ चली गई तथा दूसरी बार वापस जब मौसम वगैरह जलवायु वापस ठीक हुई तो यहाँ पे दूसरी प्रजाति बन गई और दूसरी प्रजाति को कौन सी बन गई? निग्रो प्रजाति बन गई। विकसित जो पहले से अग्रगामी क्या थी? निग्रो प्रजाति उन्नत थी, उन्नत थी और सहन कैपेसिटी यानी पहले से मजबूत थी। अब इसके बाद में आने वाली निग्रो प्रजाति की बाहर की ओर स्थानांतरित हुई और समय अनुसार ये प्रजाति की बाहर की तरफ गई, ये भी बाहर की तरफ स्थानांतरण हो गई और ये बाहर की तरफ स्थानांतरण हो गई। उसके बाद में अनेक फिर अलग जो 7 मुख्य प्रजातियां थी उनका विकास हुआ। जो 7 प्रजातियां थी उनका विकास हुआ। उनका विकास हुआ धीरे धीरे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप स्थिति के अंदर। अब देखो इसके बाद जो विकसित प्रजातियां हैं वो पूर्ववर्ती जो प्रजातियों की तुलना में जो पूर्ववर्ती जो प्रजातियां थी उनकी तुलना में विकसित और मजबूत थी। इनमें देखो कौन कौन सी है वो प्रजातियां। इनमें जो 7 प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। वो 7 प्रजातियां हैं उनमें पहली है मध्य एशिया में फेमस है। पहली आई नेग्रेटो आई। सेकंड प्रजाति आई वो है निग्रो प्रजाति। निग्रो के बाद में थर्ड प्रजाति है वो है ऑस्ट्रेलिया। फिर फोर्थ प्रजाति आई है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति है। भूमध्य सागरीय प्रजाति। 5वीं जो प्रजाति आई है वो नॉर्डिक प्रजाति है। नॉर्डिक प्रजाति के बाद में जो छठी प्रजाति है वो है अल्पाइन प्रजाति।
अल्पाइन प्रजाति। अल्पाइन प्रजाति के बाद सातवीं जो प्रजाति है वो मंगोलाइड प्रजाति का विकास हुआ। मंगोलाइड प्रजाति का विकास हुआ। तो विद्यार्थियों ये जो सातों प्रजातियां थी इनका विकास हुआ समय अनुसार। पहली निग्रिनो, दूसरी निग्रो, तीसरी ऑस्ट्रेलियन, भूमध्य सागरीय प्रजाति, नॉर्डिक प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति और मंगोलाइड प्रजाति। कर्म से बाद में विकसित होने वाली प्रजातियां स्थानांतर द्वारा अपने पूर्ववर्ती प्रजातियों के बाहर की ओर देखेंगी। यानी ये प्रजाति सर्वप्रथम विकसित हुई तो ये बाहर की तरफ चली गई, फिर ये प्रजाति आई, ये इनको इन प्रजातियों को क्या बाहर की तरफ धकेलती गई। यानी यहाँ पे जो मेन उपस्थित हुई, जैसे यहाँ पे उपस्थित हुई पहली प्रजाति तो इसको बाहर की तरफ फेंक दी, यानी इस प्रजाति को बाहर की तरफ भेज दिया गया और यहाँ पे दूसरी प्रजाति उपस्थित हुई, फिर दूसरी प्रजाति उसको यहाँ पे बाहर की तरफ सेटलमेंट कर दिया। तो इसका एक डायग्राम है, अभी लास्ट में बनाऊंगा बाद में। तो वो धीरे धीरे एक सिद्धांत का रूप लेके बाहरी क्षेत्रों में फैल गए तथा इस प्रकार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ है, ध्यान से सुनो, इस प्रकार जिन प्रजातियों का विकास सबसे पहले हुआ है वे वर्तमान समय में महाद्वीपों के बाह्य कटिबंध यानी सीमांत क्षेत्रों में, यानी महाद्वीपों के चारों भागों में यहाँ पर पाई जाती है। ये प्रजाति जो सर्वप्रथम उपस्थित सर्वप्रथम उत्पन्न हुई थी वो प्रजाति महाद्वीपों के चारों तरफ पाई जाती है तथा और बाद में विकसित होने वाली यानी सबसे बाद में जो प्रजाति विकसित हुई वो प्रजातियां क्रमशः महाद्वीपों के उत्तरी कटिबंधों पर यानी पास में पाई जाती है। टेलर के अनुसार यदि मध्य एशिया या अन्य भागों में खुदाई की जाए तो सबसे नीचे प्राचीनतम जो प्रजाति है, प्राचीनतम प्रजाति, उसके अवशेष मिलेंगे तथा बाद में उसके ऊपर की जो प्रजाति है क्रमशः उसके अवशेष मिलेंगे तथा सबसे ऊपर जो नवीनतम प्रजाति है वर्तमान की प्रजाति उसके अवशेष सबसे ऊपर मिलेंगे। ये टेलर महोदय ने कहा है। अब इसमें देखो ये टेलर महोदय ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत करते इसमें प्रजातियों के जो 8 तथ्य बताए हैं वो तथ्य निम्न है। वो 8 तथ्य इस प्रकार से हैं। पृथ्वी के विकास विशाल भूखंडों से, पहला फर्स्ट है पृथ्वी के विशाल भूखंडों से, फर्स्ट। तो फर्स्ट इसके अंदर भी 3 प्रकार से हैं। तो पहला है एशिया केंद्रीय महाद्वीप है, यूरेशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया उसके प्रायद्वीप है। एशिया केंद्रीय महाद्वीप है तथा उसके साइडों में दोनों तरफ प्रायद्वीपीय भाग स्थित है। अब दूसरा है प्रत्येक प्रायद्वीपीय प्रजातियों की कटिबंध है जो एशिया के बाहर की ओर अधिकाधिकम आदिम जनजाति के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से प्रजाति विकास का जो दूसरा पॉइंट है इसी के अंदर सेकंड पॉइंट है वो इस प्रकार है। प्रजाति विकास का प्रथम तत्व है जिसमें सबसे प्राचीन आदि प्रजातियां महाद्वीपों के किनारे खुदाई में प्राप्त हुई। महाद्वीपों के किनारे खुदाई में प्राप्त हुई, इन जगहों पर प्राप्त हुई, खुदाई से प्राप्त। इसके बाद में प्रजातियों का विकास का दूसरा तत्व है कि सबसे अंत में विकसित प्रजातियां हैं वो कहां पे पाई जाती है, केंद्र में पाई जाती है तथा समस्त उद्दीपक करने वाली प्रजातियों की समस्त युगों में क्या रही होगी, सर्वाधिक रही हुई होगी। अब देखो अगला जो 5वां है प्रजाति विकास का तीसरा तत्व, जहां प्रजाति विकास की प्रगति सबसे अधिक हुई थी वहां आदिम प्रजाति की भूमि में दबे हुए अवशेष मिले जाते हैं, पाए जाते हैं। हड्डियां, अवशेष, इसमें शिल्प उपकरण अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। अब देखो छठा है प्रजाति विकास का चौथा तत्व। विकास क्रम के दोनों ओर एक ही होता है, चाहे हम विकास के केंद्र की ओर जाए या केंद्र से बाहर की ओर जाए, कटिबंध को पार करते हुए या इस तरफ में जाए, वो एक ही चीज है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाए
क्रम है वो निम्न जैसा ही रहेगा। अब सातवां है, निष्कर्ष में कहा जाता है कि प्रजातियां ठीक उन प्रदेशों में जीवित पाई जाती है जहां पर उनका उद्भव नहीं हुआ, यानी वर्तमान में उसी स्थान पर जो प्रजातियां विकास वो जीवित पाई जाती है जहां पे उनका विकास हुआ ही नहीं था, यानी बाहरी तरफ जीवित पाई जाती है। अब इसके बाद में आठवां तत्व है वो है यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुए साक्ष्यों से प्रकट होता है कि मध्य एशिया अब केंद्रीय प्रवास रहा है। तुर्किस्तान तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में मध्य एशिया से बाहर की ओर प्रजातियां गई हुई है। टेलर मौजे के सिद्धांत का सार इस प्रकार है, देखो टेलर मौजे का जो सिद्धांत है उसका सार ये है, प्रजातियों का विकास मध्य एशिया में हुआ सबसे पहले विकसित प्रजाति मध्य एशिया के अधिकतम दूरी पर मिलती है। सबसे जो शुरू के अंदर जो प्रजाति विकसित हुई वो अधिकतम दूरी पर मिलती है तथा सबसे बाद में जो प्रजाति विकसित हुई वो सबसे स्थल में पास में मिलती है। अब इसमें एक चीज आपके सामने है कि ये डायग्राम बना के आपको बता देते हैं कि ये प्रजातियों का जो है किस प्रकार से, देखो फर्स्ट जो इनका विकास क्रम है प्रजातियों का वैसे वैसे आपको इस डायग्राम में आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। कि कौन कौन सी प्रजाति किस किस प्रकार से बाहर की तरफ गई और एक किस प्रकार से मिली है। तो ये हो गया सात। तो ये सातों प्रजातियों का इसको आरेख द्वारा हम इस प्रकार से समझा सकते हैं कि इसका एक आर्ट बना देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसको गहराई में बता सकते हैं कि या समय अनुसार की बात करें कि पूर्ववर्ती और गहराई कि बहुत पहले के टाइम में ये जो हो गया। अब इसको बता देते हैं हम इधर से कि मध्य एशिया, कि ये स्थान कौन सा था, मध्य एशिया, ये ठीक है बता दें। अब यहाँ पे अलग अलग सिंबल कर देते हैं, जैसे पहले में तो डॉट डॉट कर दिया, पहले में डॉट डॉट कर दिया, दूसरे में आप डैश डैश कर देते हैं, दूसरे में हम क्या कर देते हैं, डैश डैश कर देते हैं, तीसरे में हम अलग सिंबल ले देते हैं और प्लस प्लस कर देते हैं। यानी अलग अलग सिंबल से आपको इसका इंडेक्स बनाना है। तो ये हो गया प्लस प्लस, इसके बाद में अलग कर देते हैं, तो इसमें गुणा जो मल्टीप्लाई है गुणा वो सिंबल दे देते हैं। देखो इसमें विद्यार्थियों आपके पास में यह है स्टूडेंटों कि अगर इस डायग्राम को पहले भी बना लो या लास्ट में भी बना लो, तो ये हो गया प्लस का निशान। आप शून्य शून्य का भी कर सकते हैं, गोले गोले छोटे छोटे, जिससे आपने भरने के लिए अलग अलग टाइम में इसको आकृतियां दे रही है अपने को पहचानने के लिए कि ये अलग प्रजाति है, ये कौन सी प्रजाति है। तो इसको पहचानने के लिए आपको गोले गोले अलग अलग आपको चिन्ह सिंबल्सों के द्वारा इसको दर्शाना पड़ेगा कि कौन कौन से सिंबल्स इसमें दर्शाए जाएं। इसमें जैसे सही सही का निशान कर दिया आपने,
जैसा इसमें इंट्रोड्यूस का कर दिया ऐसे ये हो गया। तो कटिबंध स्तर ये क्या हो गए? कटिबंध स्तर हो गए। ये कटिबंध स्तर हो गए। अब यहाँ पे इनके नाम लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे नाम आ जाएंगे। तो पहली कौन सी हो गई? नेग्रिटो। नेग्रिटो प्रजाति फर्स्ट जो प्रजाति है वो कौन सी हो गई? निग्रेटो प्रजाति। दूसरी प्रजाति निग्रो। अब इसके सिंबल बनाए हैं, वो सिंबल के आधार पर देखते हैं कि प्रथम प्रजाति कौन सी थी? वो इंफिनिटी वाली। अब देखो प्रथम प्रजाति कौन सी थी? इंफिनिटी वाली। तो लास्ट में है वो क्या आ जाएगी? वो शुरू में आएगी। जो पहली प्रजाति थी ये थी, पर यहाँ पे जो विकास हुआ और ये दूर तक की तरफ धकेलती गई, तो ये लास्ट में पहुंच गई। तो ये सर्वप्रथम वाली प्रजाति थी ये वाली निग्रिटो। ये सबसे अंत में बनेगी यहाँ पे, किसमें? आरेख के अंदर। आप इस आरेख को देख लीजिए एक बार भी और टाइम देंगे। तो पहली प्रजाति दूसरे नंबर की ये थी, फिर तीसरे नंबर की ऑस्ट्रेलियन प्रजाति हो गई ऑस्ट्रेलाइड। फिर चौथी प्रजाति है वो भूमध्य सागरीय हो गई। फिर पांचवी प्रजाति है वो नॉर्डिक हो गई, नॉर्डिक। और छठी प्रजाति हो गई वो अल्पाइन हो गई। और सातवीं प्रजाति है वो हो गई मंगोलियन। अब क्या है? अब इनके जो स्पेस है वो यहीं बना है। अब देखो पहली प्रजाति का जो सिंबल है वो कैसा था? इंफिनिटी वाला। दूसरी प्रजाति का कैसा है? सही का निशान। तीसरा कैसा है? गोल गोल वाला। अगली कौन सी है? गुणा वाला, निशान वाला। अगली कौन सी है? प्लस वाला। फिर कौन सा है? अल्पाइन वाला, डेश डेश वाला। और फिर मंगोलियन कौन सा है? डॉट डॉट। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ये इंडेक्स आपको बनाना रहेगा। तो ये हो गया उसका प्रदर्शन। इसका एक छोटा डायग्राम और है, जब आपको नोट्स में पीडीएफ फाइल रहे तो उसमें रहेगा आपका एक अलग ही जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है उसका एक डायग्राम और है, तो वो और बना दिया जाएगा। तो वो और देख लेना। आपके पास अभी 10 सेकंड का समय है, इसको या तो बना लो या देख लो, आपको समझ में आ गया होगा कि किस बार। इसको एक बार दोबारा और समझा देता हूँ कि शुरू में यहाँ पे कोई प्रजाति उत्पन्न हुई और यहाँ से जलवायु परिवर्तन हुआ। आपने बता लो एक बार या देख लो इसको। अब यहां से क्या हुआ? देखो यहां से जलवायु यहां पे प्रथम विकसित हुई और जलवायु परिवर्तन हुए, और ये जो प्रजातियां हैं ये बाहर की तरफ धकेलती गई, यानी बाहर की तरफ गई। यहां से सेंटर पॉइंट से केंद्र से बाहर की तरफ चली गई। फिर दूसरे बार में वापस धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, दूसरी निग्रो प्रजाति आई और वो चेंजेज होकर बाहर की तरफ आ गई। फिर धीरे धीरे आगे चेंजेज हुआ और अलग अलग पर, यानी सबसे लास्ट में विकसित हुई प्रजाति, सबसे वर्तमान यानी अभी वर्तमान में जो विकसित हुई प्रजाति वो अभी कहां पर पाई जाती है? केंद्र में पाई जाती है, यानी मध्य एशिया के आसपास वहां पे। और जो सबसे पहले विकसित हुई थी वो महाद्वीपों के किनारों पर पाई जाती है। इस सिद्धांत का सार ही है। अतः इसमें एक और बता देते हैं, मानव के सांस्कृतिक विकास के निम्नलिखित जैविक विशेषताओं का योगदान रहता है। उसमें अंगूठे की अभिमुखीचर्यता, दूसरा है सीधे खड़े होने की क्षमता, तीसरा है उसकी त्रिविमीय दृष्टि,
और जटिल मस्तिष्क और संप्रेषण की क्षमता, उसका संप्रेषण कितना प्रकार की हो सकता है, ये भी कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं। तो आपने बना लिया होगा, इसको देख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं तथा आपने बिल्कुल इसको सटीक तरीके से देखा होगा। तो इसमें एक इस प्रकार से ये जो सिद्धांत दिया वो प्रवास मानव प्रजातियों के विकास संबंधी ग्रेफी टेलर का प्रवास का सिद्धांत है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंटों, आपको धन्यवाद।